Hello everyone, this is Javed and you are watching my YouTube channel Easy Concept देखो जहां मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो रिलेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन को। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट और वाइड रेंज टॉपिक माना जाता है, राइट। यूरोप में एक्चुअली जो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कहीं ना कहीं कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं 30 इयर्स वॉर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे 30 इयर्स वॉर के बारे में, राइट। ये 30 इयर्स वॉर कहीं ना कहीं जब खत्म होती है तो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं 16 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon button to get the latest notification of my videos, right? Start करते हैं। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेस जो रहे थे उन चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एंड देन फाइनली इसका इमीडिएट कॉज एंड इसके बीच में जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स का जो लीग रहा था जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट और वॉर शुरू हुई थी, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। एट लास्ट हम लोग बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो कंसेप्ट के बारे में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द 30 years war that started from 1618, 1618 से स्टार्ट होता है दोस्तों और 1648 में जाकर दैट केम टू एन एंड, राइट। और इसका एंड ही कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी को उभार कर सामने लाता है, जो यूरोप में कहीं ना कहीं कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में समझौता करवाने के बाद, राइट, इक्वल राइट्स देता है वगैरह वगैरह। वेल, तो दिस वाज अ 17th century रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ दोस्तों, 30 years वॉर में बेसिकली इट वाज नॉट एन एक्चुअल वॉर कहा जा सकता है, बल्कि ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, एक 17th सेंचुरी का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत पहले से ही चला आ रहा था, राइट। 1618 में स्टार्ट हुआ था ये बेसिकली। तो मैं पहले ये बता दूं कि इमीडिएटली ये ब्रेकआउट कैसे होता है। तो यहां सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों उसके कॉजेस को लेकर, वो होता है डिफेनेस्ट्रेशन एट प्राग। यहां दोस्तों प्राग एक जगह का नाम है, कैपिटल सिटी ऑफ सीजेक और चिकोस्लोवाकिया कह लो आप। तो यहां पर जो उस वक्त रूलर थे दोस्तों फर्डिनेंड द सेकंड, इनको रिजेक्ट किया जाता है, राइट, एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स वर थ्रोन आउट of a window at Prague Castle, right, in 1618, which ultimately marked the open revolt in Sweden, Denmark and Norway। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यहां पर इस मामले के बाद कहीं ना कहीं ओपन रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, जो रिमार्क करता है द ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स, एंड हियर स्टार्टेड द 30 years war फ्रॉम 1618 जो कि 1648 तक चलता है। तो दिस वाज द इमीडिएट कॉज। वेल, अगर मैं इसके पर्टिकुलरली इसके दो अलग अलग लीग के बारे में बात करूंगा। ऑन द वन हैंड वी सी कैथोलिक्स जो थे, इनमें जो कुछ कंट्रीज शामिल थी दोस्तों वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला होता है दोस्तों फ्रांस, दूसरा होता है जर्मनी, तीसरा होता है बेल्जियम, इसके बाद स्पेन और फिर लास्टली होता है दोस्तों इंग्लैंड। यहां दोस्तों ये जो कैथोलिक कंट्रीज थी, यहां पर आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करता था, पोप की हुकूमत हुआ करती थी, राइट। ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्टेंटिज्म जब राइज होने लगा तो यहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म को भी एक्सेप्ट करने वाले कुछ जो कंट्रीज थे दोस्तों, यहां पर नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड एंड स्वीडन, ये कुछ जो कंट्रीज थी ये प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट करते थे एंड इस रिलीजियस डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे थे, राइट। सो दिस वाज द लीग। यहां पर इस वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफी मोर्टेलिटी और कैजुअलिटी रेट्स देखी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है 4.5 से लेकर 8 मिलियन कैजुअलिटीज ऑकर हुई थी ड्यू टू दिस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। वेल, हिस्टोरियंस का मानना है कि इट वाज नॉट ओनली अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, इट वाज रादर डायनेस्टिक, टेरिटोरियल एंड कमर्शियल राइवलरीज। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि एक रिलीजियस मामला कोई डायनेस्टिक एंड टेरिटोरियल एंड कमर्शियल प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिएट कर सकता है दोस्तों।
तो मैं आपको बता दूं इससे पहले की कहानी, जब एक प्रॉब्लम चल रही थी, रिलीजियस तौर पर जो मामला चल रहे थे, कैथोलिक्स का डोमिनेंस था बिफोर द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। पूरे पूरे के पूरे यूरोप में कैथोलिक्स यानी पोप का इतना ज्यादा डोमिनेंस था, वो रिलीजियसली एंड सोशली किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे, राइट? So this was the thing. But when Reformation movement was started and Martin Luther the genius personality, and वो एक मॉन्क थे बेसिकली, राइट? मॉन्क होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ही क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इविल्स जो थे उनके उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई एंड अल्टीमेटली 99 थीसिस दिया दोस्तों, और क्लर्जिस को इस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया, राइट? और बताया पूरे सोसाइटी को कि किस तरीके से पोप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है रिलीजियसली एंड सोशली, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली अपने लाइफ को बहुत ज्यादा लग्जरियस बना रही है, लेकिन आम लोगों के हक में कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन तब भी कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, और हर जमाने में होता है ये कहीं ना कहीं। ये ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा दिन तक नहीं रही एंड मार्टिन लूथर कामयाब होते अपने मकसद में। इनके फॉलो करने वाले लोगों को लूथरन्स कहा जाता है, एंड अल्टीमेटली एक नया सेक्ट इनकलकेट हो जाता है, एक नया सेक्ट ऐड हो जाता है इनटू क्रिश्चियनिटी। तो यहां से जाहिर सी बात है, अगर आप एक डोमिनेंट स्टेटस रखते हो तो आप ये कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका डोमिनेंट स्टेटस आपके हाथों से छीन जाए। तो ऐसा ही हुआ था इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, ये 30 इयर्स वॉर से पहले भी एक वॉर था जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों 80 इयर्स वॉर। अब ये 80 इयर्स वॉर 1568 से स्टार्ट होता है, दैट केम टू एन एंड इन द ईयर 1648। यहाँ दोस्तों 1568 से लेकर 1648 तक ये 80 इयर्स वॉर चलता है दोस्तों। ये 80 इयर्स वॉर बेसिकली ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक एक्चुअली एक डच कॉन्फ्लिक्ट था। जी हाँ दोस्तों, तो डच ने रिवोल्ट किया था, और ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन स्पेन एंड नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर जो स्पेन और नीदरलैंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये वही कॉन्फ्लिक्ट था जो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में था। तो स्पेनिश किंग के खिलाफ थे नीदरलैंड, राइट, यानी डच पीपल। तो यहां से ये मामला चलता रहता है। 30 इयर्स वॉर में देखते ही देखते पूरे यूरोप में, एक्चुअली पूरे सेंट्रल यूरोप में 30 इयर्स वॉर जो है इस तरीके से स्प्रेड हो गया, राइट? एंड इस तरीके से 30 इयर्स वॉर जो कि 1648 में जब खत्म होता है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स थे, जो फीचर्स थे, और पर्टिकुलरली जो सिग्निफिकेंस रहे इंटरनेशनल रिलेशन में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नंबर 1 है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी है क्या? तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, तो उसमें आपको पता होगा प्रिंस रिलीजन के बारे में। तो यहां पर कंप्लीटली कोई भी स्टेट में जो भी डॉक्ट्राइन को, यानी आइदर प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म को मानने वाला अगर कोई प्रिंस होगा, कोई एब्सोल्यूट होगा, कोई मोनार्की होगा, वो उसी हिसाब से अपने कंट्री और स्टेट का रिलीजियस फेथ को डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी, और इस तरीके से उसके पूरे के पूरे हुक्म को मानना होगा दोस्तों। नेक्स्ट होता है इक्वल राइट, लीगल इक्वालिटी बिटवीन स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी स्टेट्स जो है अपने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी नहीं दिखाएंगे दोस्तों, राइट? और दूसरा है दोस्तों नो इंटरवेंशन इन एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी दूसरे कोई भी कंट्री या स्टेट के मामलों में कोई भी टांग नहीं लड़ाएगा, उसके मामलों में, अफेयर में किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चौथा है दोस्तों माइनॉरिटी टॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, ये डिसाइड किया गया अब कि कोई भी स्टेट या कंट्री अगर कहीं पर भी, चाहे वो कैथोलिक्स हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, दोनों में से अगर कोई भी माइनॉरिटी है, तो वो फ्रीली अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फ्रीली अंजाम दे सकता है, फ्रीली तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है, राइट? एंड साथ ही साथ ट्रेड बैरियर्स जो थे वो भी हटा लिए गए दोस्तों। ट्रेड बैरियर्स वर आल्सो रिमूव्ड आफ्टर दैट। तो ये कुछ 5 सिग्निफिकेंट लैंडमार्क पॉइंट्स थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अर्ली अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो दिस वाज अ लैंडमार्क, राइट? साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि चाहे डायनेस्टिक वाला मामला हो, टेरिटोरियल हो या कमर्शियल हो,
ये वो टाइम था दोस्तों जब सारे के सारे कंट्रीज फ्लरिश कर रहे थे, अब फ्यूडलिज्म से निकलकर कैपिटलिज्म के पाथ को अपना रहे थे। दो ये कैपिटलिज्म जो है पहली बार इंग्लैंड विटनेस करती है इस चीज को लेकर, और कैपिटलिज्म सबसे पहले स्प्रेड होता है इंग्लैंड में, लेकिन बाद में जो दूसरे कंट्रीज थे जैसे जर्मनी और फ्रांस, ये भी कैपिटलिज्म जब देखते हैं और फ्यूडलिज्म का जब डिक्लाइन होता है मामला, तो यहां पर इस इंटरनेशनल रिलेशन को ये लोग रिवाइव करने के लिए कमर्शियल बैरियर्स को भी हटा लेते हैं। यही रीजन है कि ट्रेड बैरियर्स को हटा लिए गए थे दोस्तों, राइट। तो इससे पहले ऐसा था कि कोई भी एक कंट्री, कोई कैथोलिक कंट्री या कोई प्रोटेस्टेंट को फॉलो करने वाला कंट्री जो वॉर चल रहा था, इसमें ये लोग ट्रेड रिलेशन भी नहीं रखना चाहते थे। इनफैक्ट जब पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो उस दौरान कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स एक साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। तो इस समझौते को पूरा करने के लिए मुंस्टर और ओस्नाब्रुक, वेस्टफेलिया में एक जगह का नाम है दोस्तों जो कि जर्मनी में है, यानी जर्मनी के वेस्टफेलिया में दो अलग अलग जगह ओस्नाब्रुक एंड मुंस्टर में, अक्टूबर एंड मई में ये दोनों अलग अलग सेक्ट यानी ग्रुप प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स का जमा होती है, फिर बातचीत करती है। वेल अल्टीमेटली ये कंफ्लिक्ट जो थी, साथ नहीं बैठना या साथ किसी भी तरीके से एक दूसरे की खून की प्यासी थी ये दोनों सेक्ट्स, अल्टीमेटली इनके बीच में समझौता होता है। 30 इयर्स वॉर खत्म होते ही एक इंटरनेशनल रिलेशंस यूरोप में रिवाइव होती है और बेहतर तरीके से चलने लगती है। सो दिस वाज द थिंग, सफिशिएंट बातें मैंने आपको बताई इस टॉपिक से रिलेटेड। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।